आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 3 आरंभिक नगर को समझेंगे, पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। कल हम इसका पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हमने हड़प्पा की कहानी, इन नगरों की विशेषता, भवन, नाले, सड़कें और नगरीय जीवन को पढ़ा था। आज हम नगर और शिल्प, कच्चे माल की खोज, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, सभ्यता के अंत का रहस्य पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली, कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। तो भी वो साइटें थी, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी था और धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, जितनी भी वो साइटें थी वो सब के बारे में, यहाँ सब के बारे में बात हो रही है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई थी। वे चीज़ें इन सब से बनी हुई थी। तांबे और कांसे से अब बताया कि किन से क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी। तांबे से और कांसे से, इनसे बने थे औजार, हथियार, गहने और बर्तन, इनके बने हुए थे। सोने चांदी से, सोने के हम क्या देखते हैं? सोने चांदी के हम देखते हैं गहने, चांदी के हमने अभी जो है बर्तन भी काफ़ी देखे हैं। तो इसमें है सोने और चांदी के गहने और बर्तन। ये लिए सबसे आकर्षक जो वस्तुएं थी उनमें थे मनके, बाट और फलक। फलक को क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? पत्थर के बाट। जो ये बाट है ना, ये पिक्चर ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पत्थर के बाट। ये क्या करते थे इनसे? ये करते थे बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए इनका प्रयोग करते थे। किस? और यहाँ लिखा है कि इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। फिर आता है मनके। इसमें ये मनके हैं। इसमें क्या बताया है? इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। कौन से पत्थरों से? ये इम्पोर्टेंट है। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते थे। पत्थरों से बनते थे उस टाइम, ज़्यादातर मनके जो पत्थर से बनते थे उनको तराश दिया जाता था, काट दिया जाता था और उनके बीच जो है छेद किया जाता था, जिससे धागा डालकर माला बनाया जा सके। जैसे आज भी छेद होता है ना, जो माला पहनते हैं उनके बीच में धागा डालने के स्पेस होता है, छेद होता है, उसी प्रकार यहाँ होता था, पर ये पत्थरों की बनी होती थी। उसके बाद आया है पत्थर फलक। फलक मीन्स ब्लेड, जिनको आज हम ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड किस लिए यूज़ होता है? ब्लेड होता है यूज़, इसका मतलब है कि व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, यहाँ दिखाया है ना, ये जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है, यहाँ हमें दिख रही है इसकी कढ़ाई की हुई। फलक हैं वो क्या थे? वो हैं ब्लेड। मतलब उस टाइम भी जो लोग हैं वो दाढ़ी वगैरह, बियर्ड वगैरह बनाने के लिए इसका ब्लेड का प्रयोग करते थे। जो किससे बने होते थे? ये बने पत्थर से होते थे। ज़्यादातर चीज़ें उस टाइम पत्थर से बनी होती थी। जैसा कि हमने नवपाषाण के बारे में पढ़ा ना, पत्थर को थोड़ा थोड़ा नुकीला बनाया गया। अब उसी से थोड़ा थोड़ा चेंज करते वो ये चीज़ें बनाने लगे। जैसे कि पत्थर के बाट बनाए, मनके बनाए और फलक बनाए। आएगा फलक लिखा हुआ, पर इसको ब्लेड बोलते हैं। इंग्लिश वाली बुक में आपको ये मिल जाएगा, ब्लेड लिखा हुआ, स्टोन ब्लेड। तो उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। अब ये मुहरे वर्ड क्या है? ये है स्टैम्प। इनमें बने होते थे जानवरों के चित्र मिलते थे, ठीक है। और ये कैसी होती थी? ये जो मुहरे है ना, वो आयताकार होती थी। क्या? 3 कंसेप्ट यहाँ से क्लियर। हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये जो लाइन है ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी और ये सेकंड टाइम आई है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सच में ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में अगर हड़प्पा सभ्यता से आए ना, इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन, जैसे
अगर आपको समझना है, याद करना है, तो ये जो लाल मिट्टी है, हम मटके वगैरह यूज़ करते हैं, वो लाल रंग के हैं और उन पे कोई कलाकृति की, कैसे रंग की, काले रंग की। तो ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेसन में बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, क्या कौन कौन से उनसे रंग बने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से याद करते हुए चलेंगे। काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। अकेला हड़प्पा नहीं है, वो सभ्यता पूरी, जो कालीबंगा, राखीगढ़िया, यह धोलावीरा, लोथल, ये सब इसमें इंक्लूड है। आगे आता है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। किसकी? मोहनजोदड़ो। यहाँ स्पेशल नाम यूज़ हुआ है मोहनजोदड़ो, तो ये उसी को ही टिक करना है एग्जाम में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं की तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यह आता है पक्की मिट्टी फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है कि उस टाइम जो सूत वगैरह काटने का काम करते थे ना, जैसे आज कपास है ये फैक्ट्रियों में तैयार हो जाती है, इससे कपड़े बनने के लिए प्रोसेस चल के, उसी प्रकार ये थी। यहाँ पर कताई का संकेत मिलते हैं कि यहाँ के लोग भी कताई किया करते थे। नेक्स्ट आता है किनमें से अधिकांश जो भी वस्तुएं हैं, मन के हुए, बाट हुए और ये फल्क वगैरह हुए, जो भी हुए, इनका निर्माण कौन करेगा? इनका निर्माण वही करेगा ना जो विशेषज्ञ होगा, जो इनके बारे में पूरी नॉलेज रखता होगा, जिनको किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण होगा, वो इन सब चीज़ों का निर्माण करेगा। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर पर पच्चीकारी करना आदि। 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से है। अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था ना, वो चेहरे की बात हो रही है यहाँ पे कि ये चेहरा कितना आकर्षक था। ये है कि इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दिखाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होता है। अब कोई मूर्तिकार होगा ना जो इसके बारे में अच्छे से जानता होगा, वही है जो आंखों की शेप कैसी है, उसकी दाढ़ी कैसी, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ तक इस चित्र में दिखाया गया है कि उसकी कढ़ाई कौन सी की गई है, वो भी इस वाले चित्र में हमें दिखाई देता है। ये देखो, ये फूल वाला जो बना हुआ है यहाँ पे, इसकी कढ़ाईदार, ये सब चीज़ें कितनी अच्छा कौन बनाएगा? जो विशेषज्ञ होगा, जो इन। फिर आता है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, या इसकी हमें प्रमाण नहीं मिले कि ये जो काम है, प्रशिक्षण लेने का काम है, ये पुरुष ही करते थे, मेल करते थे या फीमेल करती थी। हम मान सकते हैं कि दोनों ही इस काम में दक्ष थे, दोनों को ही ये काम आता था। अब आगे आता है फ्रेयंस। ये जो है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। यहाँ पर उसका बताया है कि पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत से के रंग पराए कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अब इनसे क्या क्या बनती थी? फेयंस से क्या क्या बनती थी? मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, फेयंस इनसे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता था, उससे बने हैं मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे आते हैं कच्चे माल की खोज में। कपास कच्चा माल है, वो फैक्ट्रियों में जाएगा, उससे कपड़े बनेंगे, उससे एक प्रोसेस चलती है। अब हम मानते हैं कि उस टाइम में भी, जैसे अब उस समय देखा कि एक व्यक्ति है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, तो इसका माना, उनका पुरातत्वविद है, उन्होंने माना कि ये जो प्राकृतिक रूप से कच्चा माल था उसको किसानों ने, पशुपालक ने उसका उत्पादन किया होगा और फिर उनसे वस्त्र बनाए गए होंगे। अब यहाँ आता है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसको उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ये इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें आया कपास को कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा
ये सब चीज़ें तो मिल रही हैं, कपास ये सब चीज़ें तो यही मिल रही हैं, पर जो तांबा है, लोहा है, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, वो लोग कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें आयात करते थे ये। और सबसे जो फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है वो तांबे का ही बनता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं, क्योंकि हम जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन पढ़ के ही चले जाते हैं, एक आयात आज के राजस्थान से करते थे, और ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ और भी पश्चिमी जो एशियाई देश हैं, ओमान, उससे भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, ये है पजलिंग क्वेश्चन जी। पहले तांबा। दूसरा कांसा, कांसे के बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, कांसा किससे मिला? तांबे और टीन से। उसका आयात वो कहाँ से मंगवाई जाती थी? वो मंगवाई जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। क्या चीज़? तांबा, तांबे का ईरान और अफगानिस्तान से। अब आया सोने का आयात। सोने का आयात किया जाता था कर्नाटका से, और बहुमूल्य पत्थर उनका आयात किया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फिर हम आते हैं, ये बताया गया है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता था। ये तो था नहीं कि इतनी दूर से चीज़ें लेके आ रहे हैं ईरान से, उनको सर पे लेके आते होंगे, सर पे तो नहीं ला रहे। ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई बैलगाड़ी टाइप है, तो उसमें क्या होता होगा? ये कोई खिलौना है, इस पिक्चर में कोई खिलौना है। उसका पिक्चर किस चीज़ की बनती है? कोई भी खिलौना है किस चीज़ का बनता है? जो समय प्रयोग की जा रही होती है। जैसे कि आज भी छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। अब उस टाइम तो हमें कहीं भी ट्रैक्टर वगैरह नहीं मिले, कारें वगैरह नहीं मिली, प्लेन वगैरह के खिलौने नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो लोग प्रयोग नहीं करते थे। अगर वो प्रयोग, जहाज है कोई समुद्री जहाज, उस जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम ये चीज़ें थी, तभी इनके चित्र बने हैं। आगे आता है कि ये खिलौना है, दूसरी तरफ एक मोहर है। ये जो है ये एक स्टैंप है, उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले लेसन चैप्टर में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी थी। बच्चों का खिलौना हल, जो नेक्स्ट है ये वाला, ये है हल। आज हल चलाने के लिए ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि उस टाइम कौन ये इनका प्रयोग कौन किया। में रहने वालों के लिए भोजन, अब नगरों में जो लोग रहते थे उनको भोजन कैसे मिलता था? जानवर पालते हैं किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान दे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, अब बताया है कि क्या क्या उगाते थे। अब देखो गेहूं और जौ हैं, ये तो हम पिछले लेसन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या और शामिल हुए हैं चीज़ें? दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उस टाइम से ये उगाने लगे। अब आती है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यहाँ पे हमें हल का प्रमाण मिला है, वरना जो आरंभिक मानव है ना, उसके बाद उस टाइम हमें हल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब यहाँ पे हड़प्पा जो सभ्यता है, उस टाइम हमें हल का प्रयोग की बात पता चली कि वो हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि एक खिलौना मिला है। खिलौने को देखकर ही चीज़ों का अनुमान लगाया गया कि इनका बड़ा रूप कुछ होता था, तभी उनके खिलौने बनते थे। यहाँ आया है हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे, जो बड़े हल हम बने हुए थे ना, वो हल नहीं बचे हैं। क्यों? राजस्थान का कालीबंगा भी है ना उसमें, तो राजस्थान में कम बारिश के प्रमाण मिले, तो इसमें बताया कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे हमने भंडारण के रूप में पढ़ा ना, पोट वगैरह रखते थे, वैसे ही ये पानी का संचय भी करने लगे। अब पानी कम होता है, अब धीरे धीरे मानव सीखने लगा कि पानी तो नदियों के पास कैसे जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि नदियों का पानी कई बार बारिश में सारी फसल को खराब कर सकता होगा। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा दूर ऐसे बसना प्रारंभ किया होगा, तो वो पानी का जो संचय है, पानी को स्टोर भी करने लगे होंगे। हड़प्पा के लोग पालते थे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। ये बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह
होते थे, लेकिन सूखे महीने में वे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जा सकता था। अब ऐसे आज भी हम देखते हैं कई बार जो बहुत सारी भेड़ें रखते हैं और भैंसें रखते हैं, ऊँट रखते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं क्योंकि वहाँ का चारा पानी नहीं होता, तो वो आगे एक झुंड में अपने इनको भेड़ों को, बकरियों को, ऊँटों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वैसा ही ये लोग थे। नेक्स्ट आता है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो धोलावीरा है ना, क्योंकि जहाँ भी हमने हड़प्पा सभ्यता के नगर पढ़े हैं वो सिर्फ 2 भागों में विभक्त थे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पश्चिमी भाग, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, पर जो धोलावीरा है ना वो 3 भागों में बांटा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान, कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जिनको मिले हैं उन्होंने हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया है। तभी वो, क्योंकि पत्थर हैं, अगर उनके जो भी हैं अक्षर हैं, अगर वो लकड़ी पर होंगे तो लकड़ी तो इतने लंबे टाइम तक नहीं रह सकती ना। वो इन अभिलेखों को, अभिलेख हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभिलेख किसे कहते हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। ये है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है लोथल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। यहाँ पर क्या मिले थे, कालीबंगा और लोथल में मिले थे अग्निकुंड के साक्ष्य, और एक भंडार गृह स्टोर हाउस भी मिला था, वो भी लोथल में, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो है इन चीज़ों को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो अब तक हम पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ें पत्थरों से बनी, उनके बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह है, अभी बताया, वो मिला था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का एक, ये वाला जो बड़ा तालाब है ये लोथल का है, बंदरगाह है। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ये अब आगे आते हैं, यहाँ पर इमारतें मिली हैं जो संभवतः मन के बनाने का काम होता होगा। मतलब बनाने का काम क्या, फैक्ट्रियाँ लगी होंगी वहाँ पे, तभी वहाँ बंदरगाह वगैरह हैं, वहाँ से लोग एक आयात करते थे, कुछ सामान लेते जाते होंगे। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने और वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। अब आगे आते हैं मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है। अब आप देखिए, जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि कोई दवाई आती है, बोतल में है, बोतल की कोई दवाई है, पीने का सिरप वगैरह, ये चीज़ है। अगर वो टाइट से बंद है, उसकी सील खुली नहीं हुई है, उसकी सील लगी हुई है, टाइट बंद है, और हम उसको खोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जब फैक्ट्री से निकल के आई है, हम तक पहुंची है, बीच में बहुत लोगों ने उनको सप्लाई किया, इधर से उधर हुई है, पर किसी ने भी उसको खोला नहीं है, ओपन नहीं की हुई है, जैसी बनी थी वैसी आई है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या पता फैक्ट्री से कैसी चीज़ आई थी जो हम तक मिलावट के रूप में पहुंची है, क्या पता इसमें क्या हो, हम वो चीज़ें नहीं लेते ज़्यादातर। तो वैसे ही ये सब चीज़ें थी। ये चीज़ें क्या थी, जो मोहर थी, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, सामान से भरे, जो लोग आयात करते थे ना, जो बाहर से चीज़ें, या फिर ये खुद अपनी चीज़ें बेचते थे, निर्यात करते थे, उनमें सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से, एक स्थान से दूसरी स्थान भेजा जाता था। करने के बाद क्या करते थे वो लोग, आप एग्जाम्पल लगा लिए, कोई थैला है आपके हाथ में, उसको बंद करने के बाद, उसको बंद कर दिया, और उसके मुहाने पर जो उसका मुंह है, जहाँ से वह खुलता है, ओपन होता है, वहाँ पर उन्होंने क्या लगाया, गिल्ली मिट्टी पोत दी, गिल्ली मिट्टी पोत कर और उन पर स्टैंप लगा दी। गिल्ली जो छाप छोड़ी है उसे ही मुहरबंदी कहा जाता था। जैसे आप इस चित्र में देख, ये जो है ना,
इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका जो बीच में जो चौकोर शेप में है, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ जानवर है। जो पीछे हमने पेज में पढ़ा था ना, यूनिकॉर्न जैसा कुछ था, तो वो वाला वैसा लग रहा है कि उसकी स्टैंप कर दी जाती थी। अगर बंद है तो पूरी की पूरी ही जिसकी शेप, जानवर की शेप है ना मोहर पे, वो वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमने इतना पढ़ा कि हड़प्पा के लोग वेल सेटल्ड थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छी तरीके से वो रहते थे, उनके भवन इतने अच्छे थे, उनकी नाले इतने अच्छे थे, सड़कें इतने अच्छे थे, उन्होंने घर बहुत अच्छे से बनाए हुए थे, तालाब बनाए हुए थे, सब चीज़ें बनाई हुई थी। फिर भी ये माना जाता है, ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है कि अंत का रहस्य क्या है ये हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं। कई पुरातत्वविदों ने अलग अलग अनुमान ही लगाए हैं कि ये ऐसे ख़त्म हुई है, ये ऐसे ख़त्म हुई है, पर इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगी है। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या कारण दिए गए हैं, क्या क्या मेन रीज़न दिए गए हैं कि इस तरह से ये ख़त्म हुई है। सबसे पहला रीज़न यह आता है कि लेखन मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मतलब कि लोगों जो एक बड़ा बदलाव आया कि यहाँ पे जो लेखन का काम हो रहा था, इतनी मोहरें लग रही थी हर काम के लिए, बाट बन रहे थे, बाट वजन तोलने के वाले, वो वाले बाट, उनका प्रयोग हो रहा था, वो अब सब बंद हो गए। मतलब कच्चे जो माल है उसका आयात काफ़ी कम हो गया। अब लोग सामान जो है लेते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने पाया कि इसलिए ये लोग जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि आयात करना कोई सामान था वो नहीं आ पा रहा था। ये एक अनुमान लगवाया। दूसरा आया, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बने लगे हैं यहाँ, और माना गया कि जो जल निकास है वो प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, नदियाँ सूखेंगी, पानी नहीं रहेगा, लोग पानी के बिना परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता, तो माना गया कि सभ्यता का अंत हुआ। फिर एक अन्य रीज़न और आया है कि जंगलों का विनाश हो गया। अब अगर जंगल नहीं रहेंगे, जंगल का क्या काम पड़ता था कि वो ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। अब अगर ये नहीं हुए तो घास वाले मैदान नहीं हुए, वो और जो पहले थे, इतनी गर्मी हुई, तापमान इतना बढ़ा, इतना गर्मी होने लगी कि जो भी था बिना बारिश के वो सब चीज़ें, घास वगैरह सब सूख गए। तो ये एक अन्य रीज़न माना गया। एक रीज़न ये आया, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है ना, तो फिर उससे क्या होगा कि जितने भी एरिया में आया पानी के साथ सब चीज़ें बह गई, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। इससे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। वो जो नियंत्रण है नहीं रख पाए, इसका मतलब है कि जो दूसरे जो देशों वाले थे ना, उन्होंने इस सभ्यता पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ के शासक लोगों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जिससे ये जो सभ्यता थी उसका अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। ये सब रीज़न इस सभ्यता के अंत के माने गए। अब वो धीरे धीरे अब वहाँ से शासकों का जब नियंत्रण खत्म हुआ ना, तो पूर्व और दक्षिण के इलाकों की तरफ जाकर वो लोग बस्तियां बसाने लगे, ऐसा माना जाता है। ये रीज़न फिर भी काफ़ी हद तक माना जाता है कि जो शासक हैं उनकी वजह से, नियंत्रण ना रहने की वजह से लोग पूर्व और दक्षिण में आकर नई बस्तियां बसाने लगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना आरंभ करेंगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा लेसन होता है समाप्त। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे लेसन को। हमने इसमें पढ़ा हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में जो की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता, इसलिए सारी सभ्यता जो आसपास थी ना उन सबको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। फिर आया कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब था जिसे स्नानागार कहा जाता था, उसके बारे में हमने लेसन में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, वहाँ से पढ़ना। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले। कालीबंगा का एक मीनिंग आता है, यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल अभी हम लास्ट पेज पे पढ़ा था, गुजरात में।
उसमें अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। और हमें मिले हैं ये भंडार गृह मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। हड़प्पा नगरों में लिपिक होते थे जो स्टैंपों पर, मोहरों पर लिखते थे। फिर हमने पढ़ा भवन, नाले और सड़कें। घर 1 या 2 मंजिला बनते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, स्नानागार होता था। नाले और सड़कें बहुत योजनाबद्ध तरीके से सड़कों के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये समकोण पर काटती थी, इतनी अच्छी सड़कें बनी होती थी। फिर यहाँ कुछ पशुपतिनाथ के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इस लेसन में नहीं आया पर अदर एग्ज़ाम वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पशुपतिनाथ की पूजा के कुछ जो है सील वगैरह मिली हैं, ठीक है। फिर माना जाता था कि उर्वरता की पूजा करते थे, जो प्रकृति है उसकी पूजा किया करते थे। यहाँ से हमें पक्की मिट्टी के खिलौने मिले, उनको बोला जाता है टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। पत्थर या संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे और जो ये फेयंस हैं ये आर्टिफिशियल रूप से पाए जाते थे। हमने पूर्व जो पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, उसके बारे में भी पढ़ा था। पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर स्थित था, माना जाता है वहाँ शासक रहते थे, वहाँ पर बिल्डिंग मिलती है, खास बिल्डिंग मिलती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये है ईस्टर्न पार्ट, वो निचला पार्ट है, उसे निचला नगर कहा जाता है। यहाँ पर हमें पब्लिक वाली बिल्डिंग मिली है और ये एरिया काफ़ी फैला हुआ था, इसलिए यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि आम लोग रहा करते थे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर हमने देखा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, धोलावीरा आया है और एक लोथल आया है। फिर वहाँ से आया लोथल कहाँ पर है? साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वो है तांबा कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान से। सोना कहाँ से आयात करते थे? कर्नाटका से। टीन ईरान, अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर करते थे गुजरात से। और यहाँ हमें लकड़ी के हल मिले हैं खिलौने के आकार के, और कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ वो हमने इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।